Assalamualaikum, everybody. Welcome. How are you all doing? I am just wondering if we have entered that festivity mode. हाँ, 27वीं शब के बाद आपको पता ही है 27वीं को कल खुसूसी तौर पर इबादत का एहतमाम था, दुआएं थीं, नवाफिल थे, सरातुत तस्बीह थी और लोगों ने रात भर अपने अल्लाह के हुजूर इस्तग़फ़ार भी की, अपने अल्लाह के सामने अपनी ख्वाहिशात का इजहार भी किया और मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ की और दुनिया के लिए भी और खत्ते के लिए भी। और बहुत सी मसाजिद में आपको पता है ख़त्म कुरान भी 27वीं को होता है। सो ख़त्म कुरान पे क्या होता है, बचपन से बस पता नहीं क्यों आप कभी भी वो मिठाई खा सकते हैं खरीद कर, लेकिन जब 27वीं को तरावी के बाद आपको मस्जिद में मिठाई मिलती है ना, तो वैसी मिठाई कोई नहीं हो सकती। अच्छा, कौन सी मिठाई? बालूशाही। आई लव दैट, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी मुझे वो लगती है। अच्छा, तो अब रह गया जी, आज ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे थर्सडे। अब वेडनेसडे थर्सडे तो हमें पता है कि रोजे हैं। फ्राइडे और सैटरडे कुछ कश्मकश में सिचुएशन चल रही है। आई फील दैट ईद इज गोइंग टू बी ऑन सैटरडे एंड यू फील दैट ईद इज गोइंग टू बी ऑन सैटरडे। इट इज गोइंग टू बी ऑन सैटरडे, सो वी आर, तो फिर हम मान लेते हैं कि 3 और रोजे रह गए हैं और होपफुली आपकी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हो रही होंगी। अच्छा, जहां हम ये ईद की बात कर रहे हैं, तैयारियों की बात कर रहे हैं, वहां एक हमारा अपना महाज खुला हुआ है। कल रात भी बड़ी कार्रवाई की है फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने काबुल में और दीगर अफगानिस्तान के हिस्सों में। उस पर भी एक प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है अफगान तालिबान रजीम की तरफ से। उसका काउंटर पाकिस्तान बखूबी कर रहा है। उसमें हम तफसील से आगे चलकर बात करेंगे। अभी तो जरा खित्ते में जो मिडिल ईस्ट की एक वॉर चल रही है उसके हवाले से आपको बता दें कि इट्स इन द 18th डे। अमेरिका और इजराइल ने जो ईरान पे जंग की हुई है वो आज 18वें रोज़ पे है और इजराइल ने ताज़ा कार्रवाई में ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारेजानी को निशाना बनाने का दावा किया है। इजरायली वज़ीर दिफा के मुताबिक लारेजानी शहीद हो गए हैं और ईरान ने अब तक इसकी तस्दीक नहीं की, बल्कि उनका हाथ से लिखा हुआ एक पैगाम जो है ना अली लारजानी का, वो जारी किया है। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि खलीजी खित्ते में मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला बिल्कुल जारी है। दोहा में एक मिसाइल को फ़िज़ा में तबाह किया गया है जिसका मलबा जो है वो सनती इलाके में गिरने से आग लगी है। अबू धाबी के इलाके बनियास में मिसाइल के टुकड़े जो हैं वो गिरने से एक पाकिस्तानी जाँ बहक हुआ है, या अब दूसरा पाकिस्तानी हो गया, तीसरा। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक फुजेरा के करीब ऑयल टैंकर पर नामालूम प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया। जहाज़ को मामूली नुकसान पहुंचा लेकिन हमला महफूज रहा। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक चंद घंटों में मशरकी इलाके में 12 ड्रोन मारे गए हैं। उधर तेहरान पर इसराइल ने नए बड़े हमले किए हैं और ईरान की वजारत सेहत के मुताबिक 28 फरवरी से जारी अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक कम अज़ कम 14,044 अफराद शहीद और 18,551 जख्मी हो चुके हैं। जैसे जैसे जंग तवील हो रही है, सदर डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिका के अंदर और बाहर भी तनकीद हो रही है। खुद डोनाल्ड ट्रंप भी मान रहे हैं कि उन्हें तवक्को नहीं थी कि ईरान हमसाया मुल्कों को निशाना बनाएगा। कैसे नहीं थी वैसे, क्योंकि ये ईरान बहुत बार पहले कह चुका था। ये कोई ऐसी, ये बिल्कुल ऐसी अजीबोगरीब बात है। हमसाया मुल्कों को नहीं, ईरान हमसाया मुल्कों में मौजूद अमरीकी अड्डों और तनसीबात को निशाना बना रहा है। अच्छा, अमरीकी ज़राए ने सदर ट्रंप के इस बयान की नफ़ी कर दी है कि उनको बिल्कुल तवक्को नहीं थी। अपनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद ना देने पर भी ट्रंप जो हैं वो यूरोपियन यूनियन समेत अपने पुराने इत्तेहादियों से नाराज़ हैं और अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ महाज में इस वक्त तन्हा खड़ा नज़र आ रहा है। कोई मान नहीं रहा है एक्चुअली, आपको पता है, टू बी अ पार्ट ऑफ इट। चाइना और रशिया की तो बात ही ना करें, यूरोपीय यूनियन तक साफ कह चुके हैं कि वो अपना हुर्मुज़ खुलवाने में कोई किरदार नहीं अदा करेंगे और फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी और दीगर बड़े यूरोपियन मुल्क जो हैं उनमें कोई एक भी ईरान जंग के करीब तक नहीं पटकना चाहता। दे आर हैंड्स अप अबाउट इट कि सॉरी हम ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ती जा रही है कि वो किसी को धमकियां दे रहे हैं तो किसी को अमरीकी एहसानात याद दिला रहे हैं। ओवल ऑफिस में कहा कि हमने नेटो के दिफा पर अरबों डॉलर खर्च किए, 40 साल से यूरोप की हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन आप इस जंग में हमारे दिफा के लिए मौजूद नहीं हैं। सदर ट्रंप ने बरतानवी वज़ीर आज़म के हवाले से भी मायूसी का इजहार किया। आपको पता है ना, सब ने हाथ खड़े कर दिए कि आपकी जंग है ये, हमारी नहीं। और वो भी इसलिए क्योंकि आपने खुद भी ये जंग सोचे समझे बगैर बस कर दी। और ये आपकी भी जंग नहीं थी, ये बेंजामिन नेतन्याहू की जंग थी जो आपने अपने सर ले ली। सुनिए क्या कहा गया। It was very disappointing, and then after we obliterated them and destroyed their military, the whole thing,
and it became a much safer zone, he said, "We're going to send over 2 aircraft carriers." I said, "I don't want them anymore. I don't want them after we win. I want them before we start. I don't need your aircraft carriers after we've already won." So, those things are very disappointing. We're countries that we've helped for many, many years. We've protected them from horrible outside sources, and they weren't that enthusiastic. You mean for 40 years we're protecting you, and you don't want to get involved in something that is very minor? अच्छा जी, आपको ये भी बताएं कि ईरान से ताज़ा खबरें जो आ रही हैं उनसे लग रहा है कि ईरान एक लंबी जंग के लिए तैयार है। वो एक्चुअली काफ़ी देर से लग ही रहा है। एक ईरानी सीनियर ओहदेदार का कहना है कि नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई इंतकाम के मामले में बहुत सख्त है और सुप्रीम लीडर ने अमेरिका के साथ कशीदगी कम करने की तजावीज़ जो हैं वो मुस्तरद कर दी हैं और ये तजावीज़ 2 सालसी ममालिक की तरफ से भेजी गई थी। यानी बेसिकली कोई बीच में इंटरवेंशन करना चाह रहा था कि हम आपकी बातचीत करा दें। मुश्तबा खामनाई का कहना है कि अमेरिका और इजराइल की शिकस्त तक जंग जारी रहेगी और इससे पहले ईरान की मुसल्लह अफवाज के मरकजी कमान ख़त्मुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने भी सदर ट्रंप को ताना देते हुए कहा कि अमरीकी ऑपरेशन का नाम एपिक फ्यूरी के बजाय एपिक फेयर होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए। अच्छा, ईरान से जंग में मारे जाने वाले अमरीकियों की तादाद 13 हो चुकी है। ईरानी जंग में 200 अमरीकी फौजी जख्मी हुए हैं। सेंटकॉम की तस्दीक सामने आई है। ईरानी बमबारी से 15 इसराइल में मारे गए हैं जबकि 3069 अफराद इसराइल में जख्मी हुए हैं। साहब हैं साबिक वज़ीर ख़ारिजा हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब, आपने टाइम निकाला है हमारे लिए। ईरान जंग में अमेरिका जो है वो पूरा जोर लगा रहा है कि नेटो और दीगर बड़े ममालिक भी इसमें शामिल हों, लेकिन वहाँ से साफ इनकार ही मिला है। तो क्या एक बार फिर हम अमेरिका और इजराइल को एक तरफ और बाकी दुनिया को दूसरी तरफ देख रहे हैं? बिकॉज दैट इज वेयर वी आर गोइंग इट सीम्स। जी हाँ, सितम ज़रीफ़ी ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ देर कबल तो अभी अपने दोस्तों, एलाइज, हलीफों का मजाक उड़ा रहे थे, बल्कि शायद आज के दौर में कोई किसी को हलीफ वो समझते ही नहीं। इस हद तक कि बरतानिया के वज़ीर आज़म, जिनको हमेशा ही समझा गया है बरतानिया का और अमेरिका के खुसूसी रिश्ता है, उन्होंने ख़ुद कहा था कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स उनके वहाँ जाएंगे मदद के लिए। तो बहुत धुतकारते हुए उन्होंने कह दिया, हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए जो हमारी जंग जीतने के बाद हमारी जंग में शामिल हों। अब इसका एक ही नतीजा अक्स बंदा कर सकता है और वो ये कि कोई प्लानिंग थी नहीं, अंदाज़ा ही कुछ नहीं था। देखिए, अंदाज़ा हो भी कैसे सकता था? अमूमन ये होता है, मैंने तो यूनाइटेड स्टेट्स से डील किया, दुनिया के दूसरे मुल्कों से किया है। हर मुल्क का एक प्रोसेस होता है फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन का, उसमें इनपुट्स होती हैं मुख्तलिफ। अमेरिका के केस में नेचुरली स्टेट डिपार्टमेंट की इनपुट होती है, CIA की इनपुट होती है, पेंटागन की इनपुट होती है। फिर यह है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो वाइट हाउस में सिचुएटेड है, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र उनकी बेस पे प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, पॉलिसी बनती है। यहाँ तो पॉलिसी कुछ भी नहीं बन रही, यहाँ तो एक ट्वीट आती है और सारा कुछ बदल जाता है। तो अब घड़ी में तोला घड़ी में माशा, तो इस तरह फॉरेन पॉलिसी तो नहीं बन सकती। और फिर ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक नया वतीरा इस्तेमाल किया है रिसेंटली, उन्होंने इसको आदत पड़ गई है कि अपने वो दोस्तों से, दुश्मनों को छोड़े एक तरफ की बात है, वो अपने दोस्तों को बड़े ये समझते हुए पहले फैसले कर लेते हैं, उनको समझते हैं उनको एडवाइस की या किसी कंसल्टेशन की या इत्तला देने की भी ज़रूरत नहीं, और बाद में हुक्म फरमा देते हैं कि आओ और ये तुम करो। एक लिमिट होती है, ये बड़े बड़े मुल्क हैं, इनकी अपनी इन्होंने ये देख लिया है कि जब यूक्रेन के मामले पे उनको इनकी इमदाद दरकार थी तो इन्होंने कोई परवाह नहीं की। तो मैं तो प्रेसिडेंट ट्रंप के रवैये में बड़ा हैरान हूँ। अच्छा कसूरी साहब, अब तक जो सूरत हाल है, ईरान ने अब तक अमरीकी इसराइली हमलों का जैसा जवाब दिया है, बज़ाहिर अमेरिका को भी तवक्को नहीं थी। ख़ास तौर पर अमेरिका और इसराइल को यह अंदाज़ा नहीं था कि इतने दिन ईरान सस्टेन भी करेगा और जवाब भी देता रहेगा।
क्या लगता है आपको, इतनी स्टडी, इतनी रिसर्च, इतनी नॉलेज, इतनी इंटेलिजेंस के बावजूद ये अंदाजे कैसे गलत निकले हैं इनके? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर तो आप ईरान की आवाम की फौजों की बहादुरी की बात कर रहे हो तो मैं मानता हूँ, लेकिन तवक्को नहीं वाली बात नहीं। तवक्को तो थी, तवक्को यही थी कि वो, क्योंकि अमेरिका पे डायरेक्टली हमलावर तो नहीं हो सकता वाशिंगटन पे, उसने कहा था, ऐलान किया था कि हम हमला करेंगे अमेरिकन बेसिस में मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज मिसाइल से। और यह भी उन्होंने कहा था कि वो आपनाए हॉर्मुज को बंद करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास वेपन कोई नहीं है। देखे ना, तो या तो बराबर की फौजें लड़ रही हो, एक ही वेपन है, वो इकोनॉमिक वेपन है कि इतनी कॉस्ट बढ़ा दें वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, अमेरिकन इकोनॉमी के लिए, ख़ासतौर अमेरिका में, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप, ये तो नहीं है कि अमेरिका कोई जजीरा है कि सारी दुनिया की इकोनॉमी को अगर मनफी उस पर असर होगा तो अमेरिका बचा रहेगा, तो अमेरिका पे भी होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप को सबसे बड़ा ख़तरा तो मिड टर्म इलेक्शंस का है। तो मैं ये नहीं समझता कि वो ईरान ने कोई नए तरीके ईजाद किए हैं। ईरान ने यह साबित किया है कि वो लड़ने को तैयार है, शहीद होने को तैयार है। गॉट इट। कसूरी साहब, ये भी बताएं कि अब इजराइल ईरान, ये अमेरिका की जो भी जंग है, ये खित्ते तक ही महदूद है, लेकिन इसका असर जो है वो पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और मईशतें जो है वो बुरी तरह मुतासर भी हो रही हैं हमारी अपनी। कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसा आलमी इदारा है जिसकी ट्रंप भी सुन ले, ईरान भी मान ले और सीज़ फायर का रास्ता जो है वो भी निकल आए? आप जब मुझसे पूछते हैं कि जनाब कौन गारंटी देगा, मुझे तो ये लग रहा है जब तक या तो पुरानी तरह की गारंटी हो, वो क्या थी, लेकिन वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने लास्ट टाइम वायलेट कर दी थी, लेकिन उस वक्त उनका बहाना ये था कि वो नहीं थे, ये प्रेसिडेंट ओबामा ने किया था। JCPOA, जिसको 5 परमानेंट मेंबर्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्लस जर्मनी, 5+1 उसको कहा जाता है। जब तक रूस और चीन किसी गारंटी में शामिल नहीं होंगे, मुझे नहीं लग रहा कि ईरान जो है 2 दफ़ा उसने आजमा लिया है कि बातचीत होती है और बातचीत के दौरान हमला हो जाता है। तो लेकिन वाकई ठीक बात है, सारी दुनिया की मईशत पे असर पड़ रहा है, पाकिस्तान की मईशत पे असर पड़ रहा है, और लेकिन दुनिया में तब्दीली तब आएगी जब अमेरिका की मईशत पे असर पड़ेगा। क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता उसका असर पड़ने लगेगा। और जिस दिन अमेरिका को वो जो नया इशू वहाँ खड़ा हो गया है वो है अफोर्डेबिलिटी का। जो लास्ट टाइम इलेक्ट हुए हैं मेयर ऑफ न्यूयॉर्क ममदानी साहब, उन्होंने इशू पहली दफ़ा अफोर्डेबिलिटी का उठाया कि न्यूयॉर्क में तो रहना ही इम्पॉसिबल हो गया, इतनी महंगाई है वहाँ, और इन्होंने जो टैरिफ्स लगाए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उससे महंगाई और बढ़ जाएगी। ऊपर से जो जंग है, इसमें ना इनकी कांग्रेस की सपोर्ट है, ये खुद इन्होंने शुरू कर दी है। इसकी कॉस्ट कहते हैं तकरीबन $1 बिलियन डेली है। कितनी देर ये बर्दाश्त करेंगे और कितनी देर ये ऐसे हो सकता है कि अमेरिकन इकोनॉमी पे इसका असर ना पड़े? You know, that's another important point. बहुत शुक्रिया कसूरी साहब। प्रोफेसर नईम ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब। नेटो की जानिब से ईरान जंग वाले मामले में शमूलियत से अब इनकारी आ गया है। सदर ट्रंप के लिए आपको क्या लगता है, कितना बड़ा धचका है? ये सदर ट्रंप के लिए काफ़ी ज़्यादा धचका है। उन्होंने शुरू किया था जंग इसलिए कि उनका ख्याल था कि वो बम करेंगे बेशुमार, 1 हफ्ते के अंदर वो ईरान अपने आप को कहेगा वी गिव अप, जो करना कर लो, वो टोटल होगी कैपिचुलेशन। वो कम्प्लीटली रॉन्ग एडवाइस थी। उनको अगर ईरान के बारे में समझने आते कि वो कैसा मुल्क है, क्या हिस्ट्री है, सो दिस डिड नॉट हैपन। सो अब वो फंस गए हैं सदर साहब, ट्रंप साहब, क्योंकि ऑयल प्राइसेस आर गोइंग अप, और अब जो हैं ये यूरोपियन कंट्रीज उनकी मदद को आने को तैयार नहीं है। उनसे पहले कभी रब्ता नहीं था, उनसे कोई डिस्कशन नहीं थी, उनको ऑन बोर्ड नहीं किया था, उनसे डिस्कस भी नहीं किया था। तो वो अब चाहते हैं कि हम क्यों आए, तुमने जंग तुमने शुरू की है, हमें क्यों घुसा रहे हो अब? तो इसमें से काफ़ी इंटरनेशनल टेंशन पैदा हो रही है, और सदर ट्रंप साहब के थ्रू शर्मिंदगी होगी इनको कि उसको बड़ा मुश्किल से शायद 1-2 एलाइज आएँ, लेकिन सब नेटो नहीं आएंगे इनके लिए।
प्रोफेसर साहब, आप तो अमेरिका में बैठे हैं, आप ज़रा हमें ये बात समझाएं कि सदर ट्रंप जब ये कहते हैं कि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ईरान का जवाब खलीजी ममालिक की जानिब जा सकता है, तो ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। अगर ये मान भी लिया जाए कि उनको नहीं अंदाज़ा था, तो क्या ये जाहिर नहीं करता कि सदर ट्रंप के इर्द गिर्द जो मौजूद लोग हैं, उनके मुशीर हैं, उनके एडवाइज़र्स हैं, माहिरीन हैं, वो इराक़ की तरह एक बार फिर गलत मालूमात की बुनियाद पर फैसले करवा रहे हैं इनसे? मतलब इसी तरफ फिर तो इशारा जा रहा है। ट्रंप साहब में यह है कि वो ज़्यादातर अपनी सिर्फ अपनी आवाज़ सुनते हैं, अपनी राय को सुनते हैं। बेशुमार लोगों ने जो हेड ऑफ आर्मी है उसने क्लियरली कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज हो जाएगी, उसके बड़े नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होंगे। इस वजह से पिछले 5 प्रेसिडेंट ने मौका मिला था, उन्होंने कभी इस तरह अटैक नहीं किया था उनको, दे लिसन टू द एडवाइस। ट्रंप साहब अपनी आपकी ज़बान को, अपनी एडवाइस को खुद ही लेते हैं, वो सुनते नहीं। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया एडवाइस जो कि बेशुमार को लोगों ने दी थी। उनका ख्याल था कि कुछ उसके जो लोग हैं 2-3 के करीब जो लोग हैं, जैसे हेक्सट साहब हैं या वो स्टीव मिलर है, कि हम फटाफट 1 हफ्ते में काम ख़त्म कर देंगे, आप फिक्र ही ना करें। नेतन्याहू ने भी उसको काफ़ी एग ऑन किया है। हालांकि ये जो जंग है ये सिर्फ नेतन्याहू की है, इसका फ़ायदा इजराइल का है। अमेरिका का इस जंग में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो इजराइल ने उसको इतना जोश में करके अमेरिका को फंसा लिया है, अब उसको समझ नहीं आ रही कि मैं निकलूँ कहाँ यहाँ से। जी बिल्कुल, इजराइल तो आपको पता ही है किस तरह सारे मामलात चलते हैं वहाँ से भी, और फिर अमेरिका को भी करना ही पड़ता है जो इजराइल चाहे। हाँ, वो माइल कर ही लेते अब इस जंग का खात्मा तो सभी को चाहिए एक्सेप्ट प्रॉबेबली इजराइल। पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है, अमेरिका को तो सर्टनली चाहिए, लेकिन से कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रही अमेरिका के लिए। क्या हो सकता है ऐसा सोल्यूशन जो काबिल कबूल हो अमेरिका के लिए भी, ईरान भी मान जाए, और कोई है जो किरदार अदा कर सके इस सोल्यूशन तक पहुँचने में? ये ज़रा बात इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन एक जो ऑफ रैम्प ये हो सकता है कि ट्रंप साहब 1 हफ्ते के अंदर अंदर कहें कि हमने सारे टारगेट्स हमने ज़ाया कर दिए हैं, हमने अपनी जंग को विक्ट्री डिक्लेयर करके बैक डाउन कर देंगे। और ईरान के साथ कुछ वो नेगोशिएट की बात शुरू हो गई है कि तुम लोग, हम तुम्हारा जो है ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन तुम इसको एक्नॉलेज कर दो कि हमने जंग ख़त्म कर रहे हैं और आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दो। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं खोलोगे तो हम परमानेंट डैमेज कर सकते हैं आपके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है खार्ग आइलैंड में। वो अगर वहाँ पे डैमेज हो गया तो बड़ा परमानेंट सा उसका धक्का लगेगा ईरान को, तो वो नेगोशिएशन पावर को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल में अगर अमेरिका बैठ जाएगा विक्ट्री डिक्लेयर करके, इजराइल शायद ना बैठे, वो मज़ीद 2-3-4 हफ्ते लगा के मज़ीद वो अटैक्स करेगा। इसका मकसद ये था ज़्यादा इजराइल को था कि उसके जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको तबाह कर दे और न्यूक्लियर को भी तबाह कर दे। तो इजराइल को मौका चाहिए था, उसने अमेरिका को फंसा के मौका निकाल लिया है। वो अभी जंग फटाफट ख़त्म करने को तैयार नहीं है। अमेरिका विदिन 1 या 2 हफ्ते में ख़त्म कर देगा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नईम ज़फ़र, थैंक यू। ये भी एक अजीब बात लगती है ना, क्योंकि कितनी बार इस जंग से पहले ट्रंप खुद कह चुके हैं कि ईरान का तो मिसाइल वाला सिस्टम जो है वो तो हम पहले तबाह कर चुके हैं। मतलब ही हैज़ नेवर रियली एक्नॉलेज्ड इट टू बी देयर और बिल्डिंग समथिंग। पहले वो यही कॉन्फिडेंस देते रहे कि वो तो हमने कर दिया था टैकल उसको। अच्छा जी, अभी एक ब्रेक लेते हैं, थोड़ी देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। इस आने हैं गुल प्लाजा की इंक्वायरी भी मुकम्मल नहीं हुई कि कल कराची के मारूफ कारोबारी इलाके तारिक रोड में वाक़ एक शॉपिंग मॉल में आग लग गई। आग शॉपिंग मॉल की बेसमेंट में लगी और देखते ही देखते पूरे मॉल में धुआं भर गया। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर अल्हम्दुलिल्लाह आग पर काबू पाया। इस दौरान 2 फायर फाइटर्स बेहोश भी हुए। शुक्र है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह करे, मतलब कोई ऐसी हलाकतें वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सवाल ज़रूर पैदा होता है कि सानिया गुल प्लाजा के बाद ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत ने बड़ी इमारतों का सेफ्टी ऑडिट कराने का ऐलान जो किया था, लेकिन कोई नहीं जानता कि उस पर अमल हुआ कि नहीं हुआ। अब ये अपडेट्स नहीं देते ना, फॉलो अप नहीं होता, तो इसलिए ज़रा परेशानी हो जाती है। सानिया गुल प्लाजा में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इंक्वायरी कमीशन को साफ बताया है कि गुल प्लाजा की इमारत प्लान और नक्शे की खिलाफ वर्जी करते हुए बनाई गई थी। कोई एक दफ़ा भी गया होता ना वहाँ, तो उसको पता चल जाता कि ये प्लान नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं है कि गुल प्लाजा की इमारत जो है वो खला में बनाई गई हो, इधर ही थे। SPCA के हुक्काम को भी इसका इल्म था, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे काम कैसे किए जाते हैं ये भी सब जानते हैं। खुदा का शुक्र है कि तारिक रोड की आग किसी अलमिये में तब्दील नहीं हुई। गुल प्लाजा जैसे सानेहात से बचना है तो शहरी इंतजामिया को सर्टनली स्टैंडर्ड के मुताबिक कमर्शियल इमारतों का
फायर सेफ्टी ऑडिट कराना होगा। जो जो इलाके जिस के अंडर आते हैं उन सबको, जैसे ये अपनी इलाकों की इमारतों का करें, KDA वाले अपना करें, KMC वाले अपना करें। एक तो हैं भी तो माशाल्लाह इतनी कोई दर्जन भर अथॉरिटीज ना, मतलब जिसको जो टू हुम इट मे कंसर्न कर देते हैं, जिसका जो है वो कर ले प्लीज उसको। सुलेमान सादत खान, नुमाइंदा जियो न्यूज़, हमें सुलेमान बताइएगा ये जो तारिक रोड पे मामला हुआ, कितनी देर में फायर टेंडर्स यहाँ पहुंचे, कितनी देर में आग पर काबू पाया गया? बिकॉज हम सभी डरे हुए हैं आफ्टर गुल प्लाजा। हाँ जी अब्दुल्ला, बिल्कुल ये कंसर्न्स आपके बिल्कुल ठीक हैं कि जो फायर सेफ्टी ऑडिट था उसकी जो है वो रिपोर्ट उस तरह से मीडिया में नहीं आई। गुज़िश्ता रात भी जो ये वाक़या हुआ, अगर ये बर वक्त कार्रवाई नहीं होती, बर वक्त फायर टेंडर नहीं पहुँचते तो ये बेसमेंट में जो आग थी वो बढ़कर मज़ीद लग सकती थी, और वहाँ जिस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच मार्केट्स हैं वहाँ पर जो है वो ज़्यादा नुकसान हो सकता था। और जहाँ तक बात फायर सेफ्टी ऑडिट की है, गुल प्लाजा का भी जब फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ उसमें भी निशानदेही हुई, और अब से कुछ देर कबल मेरी बात हुई जो फायर चीफ हैं कराची के हुमायूं मोहम्मद खान, उनका ये कहना है कि 5000 से ज़ायद बिल्डिंग्स कराची में जो हैं जिसमें कमर्शियल रिहायशी इमारतें हैं उनका फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ है, और उसमें 70% से ज़ायद इमारतों में तो फायर सेफ्टी का कोई नामो निशानी मौजूद नहीं है, वहाँ पर सिरे से सामान ही मौजूद नहीं है। जिस 30% में मौजूद है उसमें 20% से ज़ायद ऐसे हैं जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, और वहाँ पर अगर अमला है भी तो वो अमला जो है उस तरह से ट्रेन नहीं है, और वो 10% में जहाँ पर खातिर ख्वाह इक़दाम हैं तो वहाँ पर भी जो है वो इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नहीं है, इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नहीं है। अच्छा, जाहिर है हम इतने बड़े बड़े सानेहात वाक़यात के बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंतज़ामिया ज़्यादा मुतहर्रिक हुई होगी, बिल्डिंग्स पे चालान हुए होंगे, जुर्माने हुए होंगे, कुछ बिल्डिंग्स ने कंप्लाइंस किया होगा। वो प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा? वो प्रोसेस शुरू तो हुआ था, लेकिन वो शुरू होते ही क्या ख़त्म हो गया, या बस खबरों तक ही शुरू हुआ था? आप देखिए अब्दुल्ला, ज़बानी जमा खर्च तो जो है वो इंतज़ामिया ने बहुत किया, और जितने असिस्टेंट कमिश्नर हैं हर इलाके के, हर डिवीज़न के, उनकी ज़ेर निगरानी में फायर ब्रिगेड हुकाम और सिविल डिफेंस हुकाम ने ये सब कुछ करना था। जहाँ से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ ये ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट है, सदर की अहम तरीन यहाँ पर मार्केट्स हैं, ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट है और उसके अतराफ़ में जो है वो दर्जन भर जो है वो मार्केट्स हैं, लेकिन यहाँ पर भी इन्हें भी सील किया गया, और यहाँ से लेकर सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट तक गुल प्लाजा के बाद जो है वो तेज़ी दिखाई गई और इन्हें सील किया गया खातिर ख्वाह इंतजामात ना होने पर। लेकिन चंद रोज़ बाद यकीन दहानी पर जो है इन मार्केट्स को जो है वो डीसील कर दिया गया, लेकिन जो यकीन दहानियाँ करवाई गई उस पर अमल दरामद जो है वो हमें होता हुआ ताजिर बरादरी की जानिब से दिखाई नहीं दे रहा। इस वक्त भी जहाँ मौजूद हैं यहाँ पर लाखों अफराद जो है वो ईद की खरीदारी के लिए आ रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता ऐसे कोई हादसा रोनुमा हो जाता है तो यकीनी तौर पर फिर ब्लेम गेम और इंतजामिया और सब एक दूसरे को लान तान करते रहेंगे, लेकिन कई कीमती जानें जो है वो खुदा न खास्ता उसमें ज़ाया हो सकती हैं। और अगर 5000 से ज़ायद आप सोचें फायर सेफ्टी ऑडिट इन बिल्डिंग्स के हो गए हैं और कई हज़ार बिल्डिंग्स रह गई हैं, और उन 5000 में भी 70% से ज़ायद बिल्डिंग्स में जो है वो खातिर ख्वाह इंतजामात नहीं, तो आप अंदाजा करें वो तो फिर इसी के लिए तो हम बार बार पूछते हैं कि कुछ जो है वो खड़ा हुआ है जी, कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। फाइनली ये भी बता दें कि अभी इज इट टू सून टू फाइंड आउट कि ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है इसमें आग लगी कैसे थी? देखिए जी, इसकी अभी रिपोर्ट आना बाकी है और कबल अज़ वक्त है, लेकिन चूंकि बर वक्त जो है वो ये कार्रवाई की गई और फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि उन्होंने बर वक्त पहुँच कर ये आग बुझाई, तो इसका जो रिपोर्ट फाइनल आती है वो कुछ वक्त बाद आती है, क्योंकि उसकी असेसमेंट होना बाकी होती है और असेसमेंट के बाद ही जो है वो मालूम हो पाएगा। लेकिन सूरत हाल जो है वो ये है कि अब से कुछ देर कबल जब हम इस तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू भी कर रहे थे तो एक और मज़ीद बात आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो फायर स्नॉर्कल्स हैं वो 25 मंजिल से ज़ायद नहीं जा सकते, और इस वक्त जो बिल्डिंग कंट्रोल ने जो नक्शे पास किए हैं या पास होने के लिए पड़े हुए हैं, 100 से ज़ायद जो बिल्डिंग्स हैं वो 50 मंजिलों से लगभग जो है वो कुछ ऊंची होंगी, कुछ 68 मंजिला होंगी। तो अगर ये नई तामीरात भी होने जा रही हैं अब्दुल्ला, तो हमें इस पर भी इंतज़ामिया को बताना पड़ेगा कि उन्हें ये तमाम तर फायर सेफ्टी ऑडिट पहले करवाने पड़ेंगे, बाद में ना हो, क्योंकि ये हाई राइजेस का मामला है और अगर हाई राइजेस में आग लग जाती है तो हमारे पास जो स्नॉर्कल्स हैं वो 25 मंजिल से ऊपर जा नहीं सकती है, और अगर उससे ऊपर कुछ हो जाता है तो फिर या तो अल्लाह ही उस आग को बुझाए या फिर कोई ऐसा कोई मिरेकल हो जाए। इंतजामिया के पास ऐसी कोई चीज़ें मौजूद नहीं हैं। जी शुक्रिया आपका, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
अच्छा, एक हमारे बड़े वेल नोन अदाकार हैं, होस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, कॉमेडियन हैं, अहमद अली भट्ट, सारे जानते हैं उनको। आजकल सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का निशाना बन रहे हैं और वजह यह है कि उनका इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया एक कमेंट जिसमें उनका दावा था कि नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने अमरीकी हमले में शहीद होने वाली जो ईरानी बच्चियां थीं जो स्कूल को बम किया था उसके लिए एक लफ्ज़ नहीं बोला। तो ये जरा अजीब सी बात इसलिए क्योंकि हम पहले भी ये पहले नहीं है। क्या पहले नहीं? ये पहले शख्स नहीं है। जाहिर है जब आपने किसी के बारे में अपना जहन बनाया हुआ होता है तो आप बगैर तस्दीक किए, बगैर इतनी भी जहमत किए कि आपके फ़ोन में एक्स मौजूद है, आप मलाला यूसुफजई के अकाउंट पे जा सकते थे, पता चल जाता वहीं से मालूम हो जाता कि उन्होंने इस पे सबसे पहले बात की। She was actually one of the first ones जिन्होंने आवाज़ उठाई थी और भी लोगों ने किया था, लेकिन मलाला उन पहले आवाज़ उठाने वाले लोगों में शामिल थी। और चूंकि जब मलाला आवाज़ उठाती हैं तो फिर वो इंटरनेशनल खबर बनती है, इसलिए न्यूयॉर्क टाइम्स में भी खबर बनी, वॉशिंगटन पोस्ट में भी लगा। शायद इनको नहीं पता चला होगा। हाँ, वो नहीं, या तो पता लगा नहीं होगा या ये चाहते नहीं कि इन तक ये ठीक खबरें पहुँचें। सो ये है मामला। खैर, लेकिन फॉर सम रीज़न मलाला जो है ना वो बड़ा आसान हदफ भी रहती हैं लोगों का। वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट अहमद अली भट्ट, लेकिन बहुत से लोग हैं जो उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं। अहमद अली भट्ट ने तो अपने इंस्टाग्राम पे लगा दिया। फिर चलिए, इनके दोस्त हैं, कॉलीग हैं, फेलो एंटरटेनमेंट स्टार हैं ताबिश हाशमी, उन्होंने इनकी तस्दीक भी की और उन्होंने मलाला यूसुफजई का 1 मार्च को जो एक्सपर्ट स्टेटमेंट आया था वो तस्वीर के साथ पोस्ट भी कर दिया। आई थिंक इसमें कोई बुराई भी नहीं है अगर आप अगर कोई इतना स्ट्रिक्टली सोच रहा हो और एक ओपिनियन बनाओ तो अगर आप उनको बता दें कि नहीं ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हुआ है। अच्छा। और एक्चुअली अहमद अली भट्ट ने फिर शुक्रिया भी किया। हाँ। और यही तरीका भी होना चाहिए कि भाई हमें नहीं मालूम था, लेकिन दुनिया में चंद ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं और मलाला यूसुफजई सर्टनली उनमें से एक हैं कि जिनके बारे में एक प्री कंसीव्ड नोशन है। और ये खबर भी हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम भी ये सवाल करना चाहते हैं कि क्यों लोग ये समझते हैं कि मतलब हर दफ़ा मलाला की तरफ, और वो एक होता है एक आप अच्छाई से देख रहे हो और एक आप क्रिटिसाइज करने के लिए देख रहे हो कि अब देखते हैं कि ये इन्होंने इस पे कमेंट किया, उस पे कमेंट किया, ये कहा नहीं कहा। एक तो शी कमेंट्स ऑन एवरीथिंग और दूसरा शी आल्सो हैज अ लाइफ, आपने के थैंक यू भी कर दिया ताबिश हाशमी का इन्होंने। अच्छा, वो देख लिया है। अब बात यह है कि सिर्फ यही नहीं थे, इससे पहले एक्स पे भी मुख्तलिफ लोगों ने इज़हार ख्याल किया था और एक अकाउंट को तो हमारे वज़ीर दिफा ने को ट्वीट कर दिया। ये भी हुआ था, तो वो भी हुआ था। मुझे याद है 10 दिन पहले उनके भी जवाब में मैंने रीपोस्ट की थी मलाला यूसुफजई की उनके ट्वीट। क्यों नहीं लोग मानना चाहते भाई? ये है एक सवाल कि क्यों आप बुरा ही एक्सपेक्ट करना चाहते हैं। यू आर ऑलमोस्ट विलिंग इट टू हैपन कि उसने नहीं किया होगा। ये बहुत ज़्यादा प्री कंसीव्ड एक आपका ओपिनियन है जो लेके आ रहे हैं लोग। वी आर टॉकिंग टू एवरीबडी हेयर जो कि बस ढूंढ रहे हैं कि कोई गलती करे या इसने कोई गलती कर दिया या आपने समझ लिया है कि इसने बस कुछ किया है। एंड ऑल्सो इसने अपनी ज़िंदगी वक्फ क्यों नहीं करती? वाई डज शी हैव अ लाइफ? शी हैज़ अ लाइफ, शी इज़ अ यंग गर्ल हु इज़ मैरिड, शी हैज़ अ टन ऑफ थिंग्स टू डू, शी हैज़ अनदर लाइफ ऑल्सो, यू नो, डील विद इट। एंड ऑल्सो ये तो मामला था, इस पे तो उन्होंने तफसील से बात की थी और जाहिर है जब वो बात करती हैं तो दुनिया में फिर सुर्खी भी बनती है, लगती है। सो वही इस मामले में, इस केस में भी हुआ था। अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। अच्छा, हैदराबाद हम आपको लिए चलेंगे। आपको पता है ना, छोटी सनतों की जब बात आती है, हैदराबाद गढ़ है चूड़ियों की सनत का। हाँ, लेकिन वो कश्मीरी चूड़ी है कि नहीं है इज माय क्वेश्चन। ये तो अली नहीं, तो हैदराबाद में भी कश्मीरी चूड़ियां जो हैं ट्रेंड में होगा वो हैदराबाद में बनेगा। आई डोंट नो, लेट्स सी। कौन हमें बता रहे हैं भाई? अली नहीं। ईद करीब आ रही है तो वैसे वैसे बाज़ारों के अंदर ख़रीदारों की ख़रीदारी भी बढ़ती जा रही है। ख़ासतौर पर अगर ख़वातीन की ख़रीदारी की बात करें तो ख़वातीन की जिनकी तैयारी कंप्लीट हो गई है वो इस वक्त चूड़ी की जो शॉप्स हैं वहाँ का रुख कर रही हैं। लेकिन अगर चूड़ी की बात की जाए तो हैदराबाद हो या मुल्क का कोई भी शहर हो, इस वक्त कश्मीरी चूड़ी टॉप ट्रेंडिंग के ऊपर है। बच्चियों को बहुत पसंद है कश्मीरी चूड़ी, यही ले रही हैं ज़्यादातर। और पागल हुई हुई चूड़ी पे, ये कश्मीरी चूड़ी पे यही पसंद कर रही हैं। बच्ची हैं घर की, बड़ी भी, छोटी हैं, सब यही कर रही है। जो यहाँ पर ख़वातीन हैं वो भी अपने घर के अंदर जो बच्चियाँ हैं उनकी ख़रीदारी के लिए, कश्मीरी चूड़ियों की ख़रीदारी के लिए यहाँ पहुँची हैं। कश्मीरी चूड़ी के रेट के हवाले से बात की जाए तो 4 कड़ों का ये सेट होता है जिसके अंदर घुंघरू लगे हुए होते हैं और इसके अंदर 1 दर्जन चूड़ियाँ होती हैं। तो ये जो सेट है, ये एक जो सेट है वो तकरीबन 1000 रुपये से लेकर और 500 रुपये तक के दरमियान फ़रोख्त हो रहा है। ये बात की जा रही है हैदराबाद के अंदर जो होलसेल मार्केट है वहाँ पर। और अगर रिटेल की बात करें तो रिटेल के अंदर
इसकी कीमत कहीं 1500 भी है और कहीं 2000 तक में भी फ़रोख्त की जा रही है जगह के हिसाब से। हम यही वाले रंग पहनते थे। I don't know what was Kashmiri चूड़ी about this. And then we googled it in the middle. मतलब वो कड़े हुए घुंघरू तो होते ही हैं, मतलब आपका अपना शौक है, आपको वो पसंद है तो वो ले लें। I think the texture हम अपनी तस्वीरें देख रहे हैं जो हमें रिसर्च मिली है। नहीं अब्दुल्ला, आप जो मुझे गूगल करके दिखा रहे हैं ये देखे ना, पेस्टल कलर्स हैं और कुछ ट्रांसलूसेंट जब आपका ड्रेस पेस्टल होगा तो ट्रांसलूसेंट क्यों है? ये वैसे होती हैं? Yes. अच्छा वैसे ही होती हैं, सॉरी। गर्ल्स प्लीज आप अपने इर्द-गिर्द जब ये डिबेट चले या डिस्कशन चले तो आप प्लीज बताएं कि what is the difference? What is the difference? Because I cannot see any difference. However, having said that, बड़ी खूबसूरत हैं चूड़ियाँ और बड़ा अच्छा लगता है अपने कपड़ों के साथ मैचिंग आप कोई चूड़ियाँ वगैरह पहने। यही मौका होता है पूरे साल में ख़वातीन के लिए जो इस तरह चूड़ियाँ वगैरह की खरीदारी ज़्यादा होती है। नहीं वैसे तो दिल चाहे तो आप कभी और भी कर सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। You don't have to just stick to it. ज़्यादा ज़ाहिर है इसी पे। But if you like चूड़ियाँ and if you like to match with every dress, go ahead and do it. Don't wait for an occasion. Make the occasion. You know, when it comes to matching चूड़ियाँ with wardrobe ना, मुझे हमेशा जुबैदा तारिक साहिबा ज़हन में आती हैं। She always used to do that. और उनकी साड़ियों के साथ बड़ी मैचिंग होती है। ब्रेक ले रहे हैं हम और हेडलाइन ब्रेक के वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में। अच्छा, let's talk about the impact of the America-Israel war on Iran और उसका impact हम पे कितना पड़ा और वैसे तो पूरी दुनिया पे ही पड़ा है, but let's concentrate on ourselves for a bit. ईरान के खिलाफ जंग ने पाकिस्तान को माशी तौर पर गहरा धचका पहुंचाया है। आम आदमी से लेकर पूरी मईशत दबाव में है और इन हालात से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत ने किफ़ायत शारी के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। पंजाब हुकूमत भी इस मामले में पेश है, जो अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसी इत्तलात आ रही हैं जिससे वफाकी और पंजाब हुकूमत के बारे में लोग सवाल पूछ रहे हैं। लोग सोचने पे मजबूर हैं कि क्या किया जा रहा है और क्या कहा जा रहा है। मिसाल के तौर पर पंजाब हुकूमत ने आला अदलिया के लिए 10 सरकारी गाड़ियाँ खरीदने का फैसला किया है। उधर वफाकी हुकूमत की बात करें तो वहाँ चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए 9 करोड़ से ज़ायद मालियत की इंतहाई लग्जरी गाड़ियाँ हाल ही में खरीदी गई हैं। सेनेट सेक्रेटेरिएट का मौक़िफ़ है कि ख़रीदी गई गाड़ी गुज़श्ता साल गाड़ियों की तब्दीली का मंसूबा थी और बात वहीं आ जाती है कि अगर हुकूमत के अपने ही कौल व फ़िल में तज़ाद होगा तो फिर लोग कहेंगे कि हमारे पे ये कैसे मामलात हैं। लेकिन देखिए सवाल तो बनता है, तो व्हाई नॉट क्वेश्चन, हम बात तो ज़रूर करेंगे। ऑल्दो ऐसा होता नहीं है कहीं कि यहाँ जंग छिड़ रही हो और आज फ़ोन करके गाड़ियाँ जो है ना वो ऑर्डर हुई हो, ये पहले ऑर्डर हुई होती हैं। बट यू हैव अ राइट टू क्वेश्चन, सो वी विल क्वेश्चन फॉर यू। और हमें ज्वाइन किया है वज़ीर इत्तलात अज़म बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अज़म साहिबा, एक तरफ किफ़ायत शारी के इक़दाम हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने की भी बात हो रही है, तरीके तलाश किए जा रहे हैं, दूसरी जानिब ये खबरें आ रही हैं कि करोड़ों रुपए की नई गाड़ियाँ। ज़रा आप इसके बारे में तफसील शेयर करेंगी, ये फ़ैसला कब हुआ था? जी थैंक यू वेरी मच। यकीनन इस वक्त जो ख़ित्ते के हालात हैं, जो अमेरिका और ईरान की जंग है, उसमें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया की मईशतें जो हैं वो इस क्राइसिस का शिकार है। सो जो पाकिस्तान है वो यकीनन चूँकि पेट्रोल खुद जो है वो उसके मुल्क में वो पैदा नहीं करता, उसको बाहर से पेट्रोल मंगाना होता है, तो उन प्राइसेस को जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं उसको जो है वो मद्देनज़र रखना पाकिस्तान के लिए अनफॉर्चुनेटली जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो इसी तनाज़ुर में चीफ मिनिस्टर साहिबा ने पंजाब के हवाले से जो फ़ैसले किए थे कि जो मिनिस्टर्स हैं उनकी पेट्रोल जो है वो बंद कर दिया गया था और सरकारी अफसरान जो हैं उनके लिए भी पेट्रोल जो है उसमें कमी की गई थी। और कल जो कैबिनेट का इजलास हुआ है उसमें चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो 2-2 महीने की हमारी सैलरीज़ हैं वो भी जो है वो ख़त्म की हैं। हम 2 महीने जो है मिनिस्टर्स जो है वो सैलरी नहीं लेंगे और इसी तरह MPAs और सरकारी अफसरान जो हैं उनकी सैलरीज़ भी डिडक्ट होंगी। तो ये वो तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हम ये किफ़ायत शारी को जो है वो मेक श्योर कर रहे हैं। और एक बात इसमें इम्पॉर्टेंट है बताने के लिए कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो कोई सैलरी ड्रॉ नहीं करती हैं, आज तक उन्होंने कोई सैलरी नहीं ली और कोई पर्क्स प्रिविलेजेस जो हैं वो इंजॉय नहीं करती हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के। सो दूसरी तरफ जो सवाल है आपका कि करोड़ों की गाड़ियाँ, ऐसा नहीं है, कोई भी गाड़ी जो है वो ख़रीदने पर पाबंदी है पंजाब के अंदर। ये जो हमारी आला अदलिया है उनकी तरफ से एक रेक्विजिशन थी, जो जजेस कराम हैं उनके लिए कुछ गाड़ियों की रिक्वायरमेंट थी, उसको जो है वो इजाज़त दी गई है। या कानून नाफिज करने वाले जो इदारे होते हैं उनको अगर ज़रूरत हो बहुत एमरजेंसी के तौर पर तो उसके लिए जो है वो इजाज़त है और किसी तरह से भी किसी को भी गाड़ी ख़रीदने की इजाज़त नहीं है। जी
अच्छा, आप हमारे साथ हैं आज़मा, तो ये भी बता दीजिएगा आज़मा साहिबा कि पंजाब हुकूमत ने ख़ुद तेल और ईंधन बचाने के लिए क्या तरीके अपनाए हैं और क्या कुछ फ़र्क नज़र आया है, कुछ असेसमेंट अब तक आप लोगों ने कर ली है? अभी मैंने जिक्र किया जो आपको तेल और ईंधन बचाने के लिए जो तरीके मैंने आपको बताए हैं कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, जो ग्राउंड में फील्ड में एक्टिविटीज़ होती हैं वो नहीं हो रही हैं। कल बल्कि कैबिनेट का पहला इजलास हमारा जो है वो वीडियो लिंक के ऊपर हुआ था। तमाम लोग जो हैं उन्होंने ऑफिस से जो है वो ये मीटिंग्स अटेंड की। तमाम मीटिंग्स जो हैं वो ऑनलाइन होती हैं। बच्चों के स्कूल जो हैं वो भी ऑनलाइन वहाँ पर जो है वो तालीम उनकी जारी है और इससे यकीनन आपको फ़र्क तो पड़ा है। जैसे मैंने कहा कि सैलरीज़ भी हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल भी जो है वो हमें भी जो है वो नहीं दिया जाता है। MPs जो हैं वो भी अपनी अपनी सैलरीज़ जो है उनकी भी डिडक्ट हो रही हैं, सरकारी अफसरान जो है वो भी कर रहे हैं। तो यकीनन इससे फ़र्क तो नज़र आ रहा है कि जो इस वक्त आवाम जिन मुश्किलात का शिकार हैं हम उनके साथ जो है वो उनका बर्डन शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत ज़ाहिर है बरकरार रखना या बढ़ना, ये तो फैसला वफाकी हुकूमत करेगी और वो भी ज़ाहिर है ख़ुद से तो नहीं फैसला करती, जो मार्केट फोर्सेस हैं वही डिटर्मिन करती हैं। अब ये बताइएगा, इसके नतीजे में जो महंगाई होती है वो फिर कंट्रोल करना या फिर मुनाफाखोरी ना हो, होर्डिंग ना हो, ये सूबाई हुकूमतों के लिए बड़ा चैलेंज बन जाता है। सो आप लोगों ने इस चैलेंज से निपटने के लिए क्या प्लान बनाया हुआ है? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हो। ये फ़ैसला तो यकीनन वफाकी हुकूमत करती है, लेकिन और वफाकी हुकूमत भी बेचारी इंटरनेशनल प्राइसेस को मद्देनज़र रख के करती है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि पेट्रोल चूँकि पाकिस्तान में तो है नहीं, होता नहीं है, तो ये हमें बाहर से ख़रीदना पड़ता है। सो उसको, उसकी तलब और रसद को मेंटेन करना है, उसको स्मगलिंग होने से रोकना है, उसको जो है वो आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो है वो तैयार बैठे होते हैं माफियाज अपना अपना जो है वो खेल खेलने के लिए। तो इन तमाम चैलेंजेस को जो है वो सामने रखकर वफाकी हुकूमत फ़ैसला करती है और फिंगर क्रॉस्ड हैं जी। हम भी दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह करे ये जंग जल्द अज जल्द जो है वो ख़त्म हो, पूरी दुनिया में सुकून आए। कल जो है वो मैंने आप ही के चैनल पे देखा कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी कह रहे थे कि जी हमारे भी महंगाई भी बढ़ी है, पेट्रोल की कीमतें भी हमें बढ़ानी पड़ी हैं और ये भी रिपोर्ट थी कि शायद 1 लाख लोग जो हैं वो UK जैसी मईशत के अंदर जो है वो बेरोज़गार होंगी। तो यकीनन एक ये आलमी चैलेंज है, ये सिर्फ पाकिस्तान का चैलेंज नहीं है। और जो अशियाए खुर्दनोश वगैरह की महंगाई है उस पर चीफ मिनिस्टर का हमेशा बहुत ज़ीरो टॉलरेंस होता है और उसको वो मेक श्योर करती हैं। हमारी पैरा एक फ़ोर्स है जो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी, होर्डिंग्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसको इस पर नज़र रखती है। हमारा एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन का पूरा एक इदारा है। साहबा वज़ीर इत्तलात पंजाब हमारे साथ थी, लेकिन हमें ज़रा और थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करनी है रिगार्डिंग द कार्स। नौशीन यूसुफ, नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है। नौशीन, वील कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। 2 दिन से चेयरमैन सेनेट के लिए ख़रीदी गई करोड़ों रुपए की लग्जरी गाड़ी का बड़ा चर्चा है, तो ऑब्वियसली वी वांट टू नो कि मामला एक्चुअली है क्या। है नौशीन हमारे साथ? नहीं, रब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है नौशीन के साथ। तो as soon as we get in touch okay, fine, we'll come back to it. Yes. इस पे हम आ जाएंगे दोबारा। अच्छा, वैसे इनके गिलानी साहब के बेटे का एक कमेंट ऑलरेडी ऑन एक्स आ भी गया। उन्होंने कहा जी गिलानी साहब ने जब ये ऑफिस की जिम्मेदारियां संभाली उससे पहले कि ये गाड़ी ऑर्डर हुई भी थी और वो ऑफर भी कर चुके हैं कि वापस ले लो। हाँ, अच्छा, सो ही इज लाइक हाँ कूल, व्हाई नॉट, मतलब अगर आपको लगता है कि वापस करनी चाहिए तो कर दें वापस। चले, while we wait for नौशीन, let's talk about गज़ब लिल हक। गज़ब लिल हक कल ज़ाहिर है आपको पता है एक बड़ी कार्रवाई की गई है दहशतगर्दी के खिलाफ। पाकिस्तान फैसला कुन जंग लड़ा है, मुल्क के अंदर भी और बाहर भी। सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दी के खिलाफ कल 2 बड़ी कामयाबियां मिली हैं, एक मुल्क में एक अफगानिस्तान में। कराची में CTD ने कल कामयाबी से कार्रवाई करते हुए कलअदम BLA के कमांडर सुहेल बलोच समेत 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। हुक्काम का कहना है कि दहशतगर्द सुहेल बलोच कलअदम BLA का एक अहम कमांडर था और 50 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के कत्ल में
मुलव्विस था। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर पंजकोर जाकिर बलोच जिनका नाम है, उनकी टारगेट किलिंग का भी मास्टरमाइंड था। और CTD के तर्जुमान के मुताबिक ये कार्रवाई कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन में खुफिया इत्ला पर की गई। दहशतगर्दों के ठिकाने से बारूदी मवाद, 5 हैंड ग्रेनेड्स और 1 सब मशीन गन भी बरामद हुई है। और हलाक दहशतगर्द के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन के मुताबिक हमारी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकाबले के बाद 4 दहशतगर्दों को हलाक किया। साथ ही आपको बताएं कि उधर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में दहशतगर्दों के ठिकानों पर रात कई मौसर हमले भी किए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत जारी ऑपरेशन में पाक अफवाज ने 16 मार्च की रात का काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान फौजी तंसीबात को कामयाबी से निशाना भी बनाया। पाक फौज ने काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्यूनेशन स्टोरेज को तबाह किया। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि वीडियो में फ़ज़ाई हमले के बाद धमाकों की वजह से बुलंद होते शोले देखे जा सकते हैं, जो किसी भी डिफेंस एनालिस्ट को आप दिखा दें तो वो बता देगा कि एम्यूनेशन डिपो था जिसको टारगेट किया गया, जिसकी वजह से जो बाद में धुआं उठ रहा है, आग लग रही है, शोले उठ रहे हैं, वो बारूदी मवाद के होते हैं, बारूद के होते हैं। अफगान तालिबान रजीम दावा करती रही कि यह हमले नशे के आदी अफराद के लिए कायम अस्पताल पर किए गए। ज़राए का कहना है, सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अफगान तालिबान के तर्जुमान का ड्रग अस्पताल को निशाना बनाने का बयान मज़े का खेज़ है। वफाकी वजारत इत्तलात ने सबूतों के साथ अफगान तालिबान रजीम के प्रोपेगेंडे को बेनकाब करते हुए बताया कि ड्रग अस्पताल हमलों की जगह से दूर था, किलोमीटर दूर था, बहुत ही दूर। इमारत से बुलंद होने वाले शोले बता रहे हैं कि यहाँ बारूद का कितना बड़ा जखीरा था। अफगानिस्तान में नंगरहार में पाक फौज ने 4 मकामात पर हमलों में अफगान तालिबान की मिलिट्री तंसीबात, एम्यूनेशन, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है। सो ये हमारा Let's talk about it a little more। डॉक्टर मरियम फातिमा ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर दिफाई अमूर हैं। डॉक्टर मरियम, गज़ब लिल हक बात कर रहे हैं। गज़ब लिल हक के तहत पाकिस्तान बहुत एहतियात से बड़े ही पिन पॉइंट तरीके से अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों, उनके अड्डों को निशाना बना रहा है। लेकिन अफ़गान तालिबान रजीम का ये प्रोपेगेंडा चल रहा है कि अस्पताल को टारगेट किया गया है। तो इस प्रोपेगेंडा से अफ़गानिस्तान क्या हासिल करना चाहता है? मतलब वो बार बार यही चीज़ें इंसिस्ट कर रहे हैं, ऑल्दो वी आर शोइंग देम प्रूफ्स। अब जो आपने जिस तरफ इशारा किया, जो उम्मीद हॉस्पिटल के नाम से जो है, जिसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, तालिबान गवर्नमेंट इससे क्या हासिल करना चाहती है? जबकि तालिबान गवर्नमेंट ने खुद पाकिस्तान के अंदर मुसलसल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो भी है टारगेट किया है, एम्बुलेंसेस को टारगेट किया है, हमारे अवाम को टारगेट किया है। और साथ ही साथ अगर आप उनके अपने मुल्क में देखिए तो उनका ह्यूमन राइट्स का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी क्वेश्चनेबल है। और यहाँ तक कि उनकी वुमेन पॉपुलेशन जो है वो बहुत डाउन ट्रोडन हालात में है। तो इन सारी सिचुएशंस में जो उनका ये पॉइंट है कि उम्मीद हॉस्पिटल को पाकिस्तान ने टारगेट किया, तो देयर हैव बीन सैटेलाइट इमेजेस, वहाँ पे सिग्नल इंटेलिजेंस भी है कि हम पाकिस्तान जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रहा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर भी, और बहुत सिलेक्टिव टारगेटिंग कर रहे हैं। और ये फीनिक्स एमुनेशन डेपो था जिसके अंदर ISF फोर्सेस का असलहा था, और इसके अलावा यहाँ पे वो असलहा भी आ रहा है जो इंडिया से आ रहा है। और ऊपर जो है दवाइयाँ होती हैं और नीचे उसके अंदर ड्रोन्स को जो है असेंबल करने वाले सारा जो है एक सिस्टम होता है। तो आप ये देखिए कि जो ये हॉस्पिटल है उसकी बहुत सारी मंजिलें हैं और वो अभी भी कायम और दायम है। और जो उसके साथ कुछ दूर जो है ये एमुनेशन का जो डेपो था उसको पाकिस्तान ने टारगेट किया। अब तालिबान गवर्नमेंट का पर्पस क्या है कि वो क्या अचीव करना चाहती है इस सारी मिस इन्फॉर्मेशन से? मेरा ख्याल है कि उनको लग रहा है कि दुनिया उनके बारे में इतनी इंटरेस्टेड नहीं है, तो एक तो सिंपैथी गेन करना चाहती है, पाकिस्तान के जो ऑपरेशंस हैं उनको जो है क्वेश्चनेबल करना चाहती है दुनिया की नज़रों में। और साथ ही साथ वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, जिस तरह के हमारी गवर्नमेंट इट्स रेगुलर आर्म फोर्सेस जो कि ऑपरेशंस कर रही हैं, एयर स्ट्राइक्स कर रही हैं, उनको IHL के फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो पाकिस्तान को एक वायलेशन करते हुए दिखाना चाहती है। तो मेरा ख्याल है ये तालिबान गवर्नमेंट का जो है एक जो ग्राउंड है जिसको आप लेजिटिमेट ग्राउंड कहते हैं या मॉरल हाई ग्राउंड, वो उससे ऑपरेट नहीं कर रहे। और मेरा ख्याल है द वर्ल्ड इज नॉट बाइंग देयर फॉल्स नैरेटिव। और अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर साहबा कि पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल कार्रवाइयाँ ये बता रही हैं कि अब कोई ग्रे एरिया नहीं है, हम ब्लैक एंड वाइट में दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। तो क्या उम्मीद रखें हम कि काबुल को आजकल में ये बात समझ में आ जाएगी या फिर ये मामला अभी तूल पकड़ेगा? बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है।
कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत मेंटल क्लैरिटी है, ऑपरेशनल क्लैरिटी है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल क्लैरिटी है कि तालिबान, चाहे वो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है, चाहे वो टीटीपी है, चाहे इस किस्म के आईएसकेपी है या कोई भी और ग्रोह है मुल्क का जो कि इनके एम्बिट में आकर कहीं भी पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहे हैं, इन सब के साथ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ अंदाज में निपटने के लिए अपना प्लान दे दिया है। पाकिस्तान ने इनके साथ काइनेटिक एक्शंस लिए हैं, पाकिस्तान ने अपने आप को सेव करने के लिए फेंस एनहांसमेंट ऑपरेशंस किए हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, इनकी टारगेटिंग हो रही है। पाकिस्तान एक बिल्कुल कैंडिडेट पैगाम दे दिया है व्हिच इज इन ब्लैक एंड वाइट, देयर आर नो ग्रेज इन दिस स्ट्रेटजी नाउ, कि पाकिस्तान ने टेररिज्म के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखी है और पाकिस्तान टीटीपी जो कि एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है उसके खिलाफ पाकिस्तान कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशंस करेगा और उस वक्त तक करता रहेगा जब तक जो टीटीए है जिसने दोहा अग्रीमेंट साइन किया है, जिसके बारे में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं, जब तक कि वो अपने अंदर ऐसा एक विल और कैपेबिलिटी नहीं डेवलप कर लेता कि वो इस किस्म के जो टीटीपी जैसे टेररिस्ट आउटफिट्स हैं उनको कंट्रोल नहीं कर लेता। अच्छा डॉक्टर फातिमा, अब अभी अफगान तालिबान रजीम और उनके हिमायती ग्रुप्स जो हैं उनकी कार्रवाइयाँ देखें, उनके ड्रोन्स देखें और यहाँ कराची में जो नेटवर्क पकड़ा गया है वो भी अगर सामने रखें, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें इंडिया का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हाथ नज़र आता है। तो क्या ये मामला अब इज इट टाइम के इस मामले को इंटरनेशनल फोरम्स में उठाया जाए? जी, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी OIC में, FATF में, यूनाइटेड नेशंस में, काउंटर टेररिज्म कमेटी में पाकिस्तान ने डोजियर्स दे दिए हैं और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अपने एलाइड कंट्रीज के साथ मिलकर और भी एक जो है प्रो रॉबस्ट और डायनामिक किस्म की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी जिसमें इंसान पूरी दुनिया को पता चले कि इंडिया जो है वो बेसिकली ना सिर्फ फंडिंग कर रहा है बल्कि वो इनको ट्रेन भी कर रहा है और इनको लॉजिस्टिक्स भी फराहम कर रहा है। और अगर आप CIA की रिपोर्ट्स देखें तो CIA की रिपोर्ट्स में रॉ के TTP के साथ बड़े क्लोज लिंक्स जो हैं वो शो किए जाते हैं और साथ ही साथ जो इंडिया के अपने पॉलिटिशियंस हैं, उनके अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो मेरा ख्याल है स्मोकिंग गन प्रूफ के तौर पर जो है पाकिस्तान के पास मौजूद है, जो कि पाकिस्तान वेरीफाइबल फैक्ट्स एविडेंसेस के साथ दुनिया को बता सकता है। डॉक्टर मरीम फातिमा हमारे साथ मौजूद थी, माहिर दिफाई उमूर, शुक्रिया आपका। अभी एक ब्रेक लेने थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं। पंजाब के ज़िला सरगोदा में कल दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ है। एक तंग दिल, बेरहम और जालिम शख्स ने अपनी बीवी और 5 बच्चों को कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया। ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है एक गांव में चक 25 जनूबी में पेश आया, जहां कत्ल होने वाले बच्चों की उम्रें 1 से 16 साल के दरमियान हैं। वाक़े के बाद पूरा गांव सोगवार हो गया। मुलजिम ने 2 और 1 साला बेटों को भी नहीं बख्शा है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम यासीन मल्ला वाक़े को नाम नहाद गैरत से जोड़ा है। मतलब बच्चों का क्या ताल्लुक है गैरत से? मुलजिम ने वारदात के बाद खुद को भी ज़ख्मी कर लिया। पुलिस इस पहलू की भी तहकीक कर रही है कि आया ये मामला घरेलू तनाज़े से जुड़ा है या मुलजिम जहनी नफ्सियाती मसाइल का शिकार है। नफ्सियाती या जहनी मसाइल हैं तो भी क्या फ़र्क पड़ना चाहिए? मेरा ख्याल है वो तो ज़ाहिर है जो उसके हालात हैं। अच्छा, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि मुलजिम अपनी बीवी और बेटी के किरदार पर शक करता था। ऑफ कोर्स करता ही होगा। बज़ाहिर ये कत्ल नाम नहाद गैरत के नाम पर हुआ है और नहीं, सॉरी, आई कैन नॉट टेल यू एनी मोर। लेट्स टॉक टू आवर मोहम्मद असगर है हमारे साथ ही हमारे मौजूद हैं। मलिक असगर, बताइएगा पुलिस के सामने कैसे ये आया मामला? जी, ये अफसोसनाक वाक़या सरगोदा के थाना भागटावाला में गुज़िश्ता शब पेश आया, जहां पर एक शख्स ने अपनी बीवी और 5 बच्चों को कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया। कत्ल की वारदात के बाद मुलज़म ने अपने आप को भी शदीद ज़ख्मी कर लिया और अब भी हस्पताल में ज़ेरे इलाज है। पुलिस के मुताबिक मुलज़म ने कत्ल की वारदात के बाद अपने पड़ोसी जो दोस्त है उसको इतला दी और उसको बताया कि मैंने ये सब कुछ कर दिया है। जो ही वो शख्स पड़ोस से दीवार फलांग कर उस घर आया तो पुलिस के मुताबिक उसी ने 15 पर पुलिस को इतला दी और ये सारी सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और इस शख्स को शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया तो उसका घर तमाम उस वक्त तक ख़त्म हो चुका था, जिसमें 5 बच्चे, 4 बेटे, 1 बेटी और उसकी अहलिया शामिल थी। इसने सबको कत्ल करने के बाद अपने आप को भी शदीद ज़ख्मी कर लिया था। अपने आप को वो ज़ख्मी किया, मार भी सकता था। मतलब
होता है ये भी। खैर इन एनी केस ये बताएं कि अब तक ये इल्ज़ाम तो सामने आए हैं, क्या मुबैना कातिल का कोई एतराफ़ भी है और पुलिस समझ रही है कि केस हल हो गया है बस? जी, अब तक पुलिस ने हमें यही बताया है कि मुल्ज़िम ने अपना एतराफ़ जुर्म कर लिया है। पुलिस का ही ये कहना है कि मुल्ज़िम ने बताया कि जो एक जहांगीर नाम का एक शख्स है जिसके उसकी अहलिया और बेटी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, इस नाजायज़ ताल्लुकात की बुनियाद पर उसने अपना सारा घराना कत्ल कर दिया। पुलिस ने उस मुल्ज़म को भी गिरफ़्तार कर लिया है जिस पे ये शक जाहिर किया जा रहा है कि उसकी अहलिया और मुबैना तौर पर बेटी से ताल्लुकात हैं। पुलिस का कहना है कि वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, तहकीकात का सिलसिला जारी है, मज़ीद इसमें कोई पेशरफ्त हुई तो वो ज़रूर मीडिया को आगाह किया जाएगा। जी जी, शुक्रिया आपका असगर। मतलब 5 बच्चे क्या मार दिए कहा जा अपने। सकता है, मतलब बेटी और बीवी पे शक था तो 5 बच्चे जिसमें एक 1 साल का बेटा और एक 2 साल का बेटा भी है। उनको मारने की क्या जरूरत थी, क्योंकि इसका पूरा इरादा था ना कि इसने अपने आप को भी मार लेना है, तो फिर किसी को क्या पीछे छोड़ना था। और मे बी नॉट, वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर देयर। अच्छा जी, मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट बेटर थिंग्स। क्या हम कुछ ऐसी बातें कर लें, ईद टाइप बातें कर लें हम लोग, या नहीं? अभी नहीं। कहाँ जा रहे हैं मैं कहाँ और जा रहे हैं? हम हब जा रहे हैं और इब्राहिम कम्बोह हमारे साथ हैं और वो हमें बता रहे हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है बाजारों में। जी बिल्कुल, ईद की आमद है और बलूचिस्तान में जो है वो मुख्तलिफ जो लोग हैं वो मुख्तलिफ शॉपिंग्स करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें जो बलोची रिवायत के मुताबिक बलोची चवट है उनकी खरीदारी की मांग में जो है वो इजाफा दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ जो खरीदार हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और जो यहाँ पर दुकानदार हैं वो भी इस चीज को मद्देनजर रख रहे हैं कि ये जो बलोची चवट है उनकी सेल में जो है वो काफी इजाफा नजर आ रहा है, क्योंकि बलोची चवट जो है वो बलोची रिवायत के मुताबिक काफी सेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसकी अफादियत जो है वो काफी ज्यादा है और मजबूती में भी काफी अच्छी है। और इसी के साथ साथ जो है वो रेट की अगर हम बात करें तो रेट में भी काफी अच्छी है। हमारे खरीदारों से भी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये जो बलोची चवट की रिवायत है जो कि ईद के तौर पे वो पहनते भी हैं और इसके अलावा जो है वो न सिर्फ पहनते हैं बल्कि अपने जो अजीज व अकारिब हैं और दोस्त यार हैं उनको भी गिफ्ट के तौर पे जो है वो देना पसंद करते हैं। जी अच्छा, अबू धाबी से खबर आई है, यूएई में ज़ाहिर है आपको पता है ईरान की तरफ से मिसाइल दागे जा रहे हैं और वजारत दिफा ने उसकी तफसील जारी की है कि इमारात की फ़ज़ाई हदूद में आज 10 बैलिस्टिक मिसाइल और 45 ड्रोन्स को फ़ज़ा में तबाह किया गया। और ये सिर्फ आज की बात हो रही है, इसके अलावा भी आपको बता दें कि ईरानी हमलों के आगाज़ से अब तक 314 बैलिस्टिक मिसाइल, 15 क्रूज मिसाइल और 1672 ड्रोन मार गिराए हैं। मतलब कभी कभार हमें लगता है कि यूएई is the worst hit of all of them, although सारों को ही पड़ रही है वैसे तो। ईरानी हमलों में मुसल्लह अफवाज के उनके 2 अहलकारों समेत 6 अफराद शहीद हुए हैं। दीगर जाँबहक अफराद में पाकिस्तानी हैं, नेपाली हैं, बांग्लादेशी हैं, फ़लस्तीनी शहरी शामिल हैं और ईरानी हमलों के बाइस 157 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों का ताल्लुक़ है इमारात से, पाकिस्तान से, मिस्र से, सूडान से, इथियोपिया से, श्रीलंका से और भी ज़ख्मी हैं और युगांडा, एरिट्रिया, यमन, युगांडा, एरिट्रिया, लेबनान के बाशिंदे जो हैं वो शामिल हैं। अफ़गान, बहरीन, तुर्की, इराक, नेपाल, नाइजीरिया के ज़ख्मी शामिल हैं। इसके अलावा 157 अफराद जो ज़ख्मी हुए हैं इसमें घाना, इंडोनेशिया, स्वीडन और ट्यूनिस के लोग भी हैं। अच्छा जी, ये कोई पहली दफ़ा तो हुआ नहीं है लेकिन पता नहीं कब तक होता रहेगा। वही बाहर नौकरी का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए लूटी है। कतर जाने वाले 30 से ज़ायद पाकिस्तानी धोखे का शिकार हुए हैं। एजेंट ने मुतासरीन को वर्क वीज़ा तो जारी करवा दिया लेकिन कोई वर्क नहीं था, नौकरी ना मिली उन्हें, ना ही कोई आईडीज़ एजेंट्स ने बनवाए और दफातर पर ताले नज़र आए और वो फिर गायब हो गए मंजर से। जबकि मुतासरीन जो है वो कर्जों में डूब गए और कतर जाने वाले अफराद। अच्छा ओके, वलीद अहमद हमें बता रहे हैं एक्चुअली क्या डिटेल्स हैं इसकी, लेट्स वॉच दैट। बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश, चाहे तालीम के नाम पर हो या बेहतर रोजगार के ख्वाब में, बाज़ औक़ात इतनी शिद्दत इख्तियार कर लेती है कि तमाम तरह एहतियात के बावजूद लोग जालसाजों का आसान शिकार बन जाते हैं। मैंने फेसबुक पे इश्तिहार देखा था, ठीक है, फिर मैं इनके पास ऑफिस गया था, फिर मैंने इनसे मालूमात ली, तो इस प्रोसेस में तकरीबन 3 साढ़े 3 महीने लग गए थे। लोग जा रहे आ रहे थे, तो मैंने कहा लीगली है, फिर ये भेज रहे हैं। फिर जब मेरा कतर में मेडिकल सेंटर हुआ तो मुझे प्रॉपर जो है ना भरोसा आ गया। फिर मेरा जो है ना प्रोडक्टर हुआ वहाँ पे भी भरोसा आ गया। तो मतलब ये पूरा सिलसिला चलता रहा।
तो कहीं मुझे यहाँ पर डाउट नहीं हुआ कि वहाँ उतरा हूँ तो मेरी ज़िंदगी पूरी चेंज हो गई। कुछ ऐसा ही अफजाल के साथ भी हुआ। उन्हें भी इसी कंपनी ने कतर पहुँचा तो दिया, लेकिन अफजाल को कोई काम न मिला। कंपनी में जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें उन्होंने कहा कि जी आपको 1 हफ्ते में आईडी मिल जाएगा, फिर कहा जी 20 दिन में मिलेगा। हमने फिर वो तकरीबन 1 हफ्ता उनसे रब्ता नहीं किया। 1 हफ्ते के बाद हमें एक नए नंबर से कॉल आती है, फ़ोन आता है कि अफजाल साहब आपका जो है आईडी हम बनाएंगे, आप हमें एक आदमी के 1500 रियाल और 3 आदमी के 4500 रियाल आप हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। उन्होंने मुझे अपना अकाउंट नंबर भी भेजा और कहा कि आप इसमें पैसे डाल दें तो आपका आईडी बन जाएगा, और अगर आप नहीं डालेंगे तो हम आपका वीज़ा कैंसिल कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अनलीगल हो जाएंगे, आप डिपोर्ट हो सकते हैं, आपको अरेस्ट हो सकते हैं। कतर में फंसे पाकिस्तानियों ने जब एजेंट से राब्ता किया तो तमाम नंबर्स बंद निकले, जबकि कराची में मौजूद दफ्तर पर भी ताला था। वो तमाम अफराद जो लाखों रुपए अदा करके कतर गए थे, सब शदीद परेशानी में वापस आ गए। यहाँ ये सवाल है कि नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट देने वाली कंपनी बर्लिन इंटरनेशनल, वीजा जारी करने वाली कंपनी शमीम ट्रेडर्स और मुतासिरीन से रकम लेने वाली एजेंसी के दरमियान क्या ताल्लुक था। मुतासर अफराद ने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में अपनी दरख्वास्त जमा करा दी है। अब ये इदारे की जिम्मेदारी है कि वो मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करे। कैमरा टीम के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब होपफुली इस मामले को देखें कि वर्क वीज़ा किसी मुल्क का जारी होना आसान तो नहीं होता, वो भी कतर जैसे और फिर ये कतर पहुंच गए, वरना तो बात यही खत्म हो जाती है। वर्क वीज़ा कैसे लग गया, इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए पूरी। वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो इंशाल्लाह।